मेधा पाटकर को किसी तारुफ की जरूरत नहीं। उनका कंट्रीब्यूशन समाज के प्रति शब्दों में बयान करना थोड़ा मुश्किल ही होगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन, नेशनल अलायंस ऑफ पीपल्स मूवमेंट, घर बनाओ घर बचाओ आंदोलन जैसे रेवोल्यूशन जो दीदी ने भारत में खड़े किए, उनकी कोई तुलना नहीं है। उन्होंने घाटी में, गांव में, शहरों में, स्लम्स में हर जगह काम किया। महिलाओं के लिए, आदिवासियों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, गरीब तबकों के लिए वो हमेशा एक आवाज बनी। मेधा पाटकर सिर्फ एक नाम नहीं, अपने आप में एक मूवमेंट है। जेंडर नेटवर्क का ये सौभाग्य है कि पहले सीरीज के पहले इंटरव्यू में हमारे साथ जुड़ रही हैं मेधा पाटकर जी, जेंडर इनिशिएटिव के इस मुद्दे पे हमसे चर्चा करने के लिए। तो आइए बात करते हैं मेधा दीदी से। मेधा दी, आज जिस मॉडल ऑफ डेवलपमेंट को एक्सटेंसिवली प्रमोट किया जा रहा है, जो कि एक्सटेंसिव कैपिटल बेस्ड है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी बेस्ड है, प्योरली इकोनॉमिक बेस्ड है, एक ऑल्टरनेटिव मॉडल है जो लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी, अफोर्डेबल टेक्नोलॉजी बेस्ड है, वुमेन और नेचर सेंट्रिक है। तो इनमें से किसे चुना जाए और क्यों? विकास की अवधारणा में निहित ये बात होती है कि जो बदलाव होना है वो एक तो अपनी ही पूंजी को खत्म करने वाला न हो। पूंजी विकास के लिए केवल पैसे की नहीं, तो प्राकृतिक संसाधनों की जरूरत होती है और उसके अलावा उसके बिना विकास का कोई भी निर्माण का कार्य भी संभव नहीं होता। ये अब दुनिया जानती है। फिर भी जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसमें मुनाफा को अग्रभागी रखते हुए जो कार्य लिए जाते हैं विकास के ही नाम पर, उन कार्यों में ये देखा नहीं जाता कि मूल प्राकृतिक संसाधनों की पूंजी का क्या हो रहा है। और इसलिए निरंतरता का जो मुद्दा विकास के निकषों में अब शामिल हुआ है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, वो इसलिए शामिल हुआ है क्योंकि जैसे जैसे एक एक क्षेत्र में, चाहे वो जल नियोजन का हो, वाटर मैनेजमेंट का हो, चाहे वो हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन का हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का हो या और ऊर्जा उत्पादन जैसा, उसमें जैसे कार्य बढ़ रहे हैं वैसे वैसे जो पूंजी खत्म होती दिखाई दे रही है और उसका असर जिन लाभों के मद्देनजर उस कार्य को आगे बढ़ाया गया, जिन कार्यों के लिए विस्थापन भी मंजूर किया गया, प्रकृति का थोड़ा विनाश होगा तो भी लाभ तो बहुत है, ये दावा किया गया, वो सब खोखले साबित हो रहे हैं। इसलिए न आपने कुछ पाया है पर खोया ही है। ये बात जैसे नजर आती गई है वैसे वैसे ये निरंतरता का मुद्दा कि वो पूंजी बची रहे ताकि वो एक पीढ़ी से आगे दूसरे पीढ़ी तक पहुंचे, ये मुद्दा क्राइटेरिया में, विकास के निकषों में शामिल होता गया। और ये बहुत महत्व की बात है कि इन पूरे प्रक्रिया में अवधारणा पर बहस की, डिस्कोर्स की, महिलाओं का एक महत्व बढ़ता गया। न केवल इसलिए कि महिलाएं उन जन आंदोलनों के अगुवाई में रही जहां जहां पानी पर, नदी पर, जमीन पर या उनके और जीविका के संसाधनों पर हमला हुआ, जैसे मछुआरों के मछली पर, और फिर महिलाएं मछुआरे समाज की अगुवाई करती गई, या बांधों से उजड़े हुए लोग, चाहे नर्मदा घाटी में हो, चाहे उत्तराखंड की किसी भी नदी घाटी में, महिलाओं के अगुवाई में और शक्ति के आधार पर सवाल उठाते गए। तो ये जब होता गया तैसे वैसे महिलाओं की एक जीवटता, जो उनका विशेषता है, वो भी सामने आती गई, क्योंकि आंदोलन को अंतिम मंजिल तक पहुंचाने के लिए जो महत्व की होती है वो पुरुषों में कम और महिलाओं में ज्यादा दिखती है। तो महिलाओं का आंदोलन में सहभाग अपने आप आंदोलन को ताकत देने वाला जैसे दिखाई गया, वैसे ही महिलाओं का नजरिया। नर्मदा की महिलाएं जब विश्व बैंक के ऑफिस के अंदर घुसी और सवाल करने लगी, तो उन्होंने उनके बाल बच्चों के ऊपर पहले सवाल किए कि आपके घर में है कि नहीं। या जब भी हमारी श्यामा मछुआरा सवाल करती है किसी भी अधिकारी या नेता उनके सामने या पीपल्स ट्राइब्यूनल में बात रखती है, तब वो अपनी मत्स्य खेत को एक व्यवसाय देखकर नहीं कहती है,
मेरे जीवन का एक आधार है और जीवन का एक हिस्सा है मेरा ये कार्य, और मेरी ये खेती है, खेती से कुछ कम नहीं है। ये कहते हुए वो नदी और मछली के साथ इसका रिश्ता भी दोहराती है, जिस पर जवाब देना केवल अर्थशास्त्रीय, राज्य शास्त्रीय आधार पर या विकास शास्त्रीय आधार पर किसी अधिकारी या सरकार के नुमाइंदों को संभव नहीं होता है। तो ये जो महिला और प्रकृति का जुड़ाव है वो उनके ही वक्तव्यों से, उनके आक्रोश से भी और उनके आंदोलनों से भी सामने आता गया। वैसे ये वैकल्पिक विकास की जो निरंतरतावादी विकास की जो अवधारणा है उसमें स्त्रीवादी नजरिया एक महत्व का मुद्दा है। दीदी, जो इंडियन वुमेन का ये इमोशनल अटैचमेंट जो आपने अभी बताया, जो प्रकृति से है, उसको प्रोफेशनली मोबिलाइज किया जा सकता है? केवल भारतीय महिलाओं तक सीमित मुद्दा नहीं है, पूरी दुनिया भर यही अनुभव है। चाहे वो मेक्सिको की जापातिस्ता की लड़ाई हो, चाहे वो ब्राजील के अमेज़न नदी के बांधों से उजड़े हुए महिलाओं की लड़ाई हो, चाहे वो फिलीपाइंस में अलग अलग बांधों से उजड़े हुए महिलाओं की लड़ाई हो, कि महिलाएं प्रकृति के साथ इसलिए भी जुड़ी रहती है क्योंकि उसका रिश्ता अपने घर और परिवार से अधिक होता है। और जो आम पूर्व के अभी आधुनिकता के आधार पर मशीन और शहरीकरण के साथ, मशीनीकरण के साथ जीने वाली महिलाओं की बात मैं नहीं कर रही हूँ, पर पूर्व से जो समाज जीते आए हैं जिसमें सीधा रिश्ता प्रकृति से लगा रहता था और उस रिश्ते के आधार पर परिवारजनों की जरूरतें पूरी करना, भूख प्यास मिटाना, इस जिम्मेदारी को महिलाएं सबसे प्रथम निभाती आई। तो महिलाओं को स्वाभाविक था उन इर्द गिर्द के परिवेश का, परिसर का, पर्यावरण का महत्व ज्यादा लगा और एक रिश्ता भी जुड़ गया। जैसे गाय के दूध निकलने वाली महिला, सुबह पानी भरने वाली महिला, अपने बच्चों को खाने खिलाने वाली महिला, तो उसको अर्थात अपने घर में दाना आ रहा है कि नहीं और पानी नदी में बहता है कि नहीं और वो शुद्ध प्रदूषण विरहित है कि नहीं, या हैंडपंप से निकलते समय वो वाटर टेबल नीचे जा रही है कि ठीक बनी हुई, इस पर सोचना पड़ा। और तो और इन संसाधनों के साथ जो सीधे आर्थिक व्यवहार चले, जो आजीविका बनी रही, वो महिलाओं के लिए आसानी से एक आर्थिक सहभाग देती रही। पर जैसे जैसे आर्थिक संसाधन, चाहे नौकरी हो, चाहे और कोई फैक्ट्री में काम हो या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का भी और दूर शहर में जाकर करने का काम हो, वो दूर होने के कारण और घर परिवार की जिम्मेदारी से के साथ साथ वो करना संभव नहीं होने के कारण महिलाओं का सहभाग उन आर्थिक कार्यकलापों में कम होता गया, कम दिखाई दिया। पर इसलिए महिलाओं का इन संसाधनों के जुड़ाव ग्रामीण क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में, चरागाह पर जीने वाले दलितों में या और मजदूरी करने वाली मेहनतकश महिलाओं में, वो चाहे शहरी बस्तियों की क्यों न हो, इनका ज्यादा रिश्ता उस मेहनत की पूंजी और प्राकृतिक पूंजी से बना रहा और उसके कारण उनका स्वत्व, उनकी अस्मिता, उनके आजादी ये भी बनी रही। परिवार के अंदर भी और समाज में भी एक कर्ता धर्ता की भूमिका में वही महिला जो अन्यथा अबला कही जाती रही भी है, पर साथ साथ वो जब आर्थिक सहभाग लेती रही और आर्थिक सहभाग परिवार को देती भी रही, तब उसके एक स्थान और सम्मान बना रहा। और इसलिए भी उन संसाधनों का महिलाओं से रिश्ता महिला की नजर में भी अधिक रहा, उन संसाधनों से उसका एक प्यार बनता रहा और साथ साथ परिवार की अपनी भूमिका निभाने में वो एक आधार उसे मिलता है। ये एक महिला और प्रकृति के जुड़ाव की जो महत्वपूर्ण बात है, उसको देखते हुए ये लगता है कि अभी जो एक पुरुष प्रधान व्यवस्था जिस प्रकार का विकास थोप रही है, उसका विकल्प महिलाओं से ही निकलना अधिक संभव है।
इसका मतलब ये नहीं कि महिलाओं में भी कोई विनाशकारी सोच कभी होती ही नहीं या महिलाएं कभी हिंसा पर उतरती नहीं वगैरह, लेकिन एक्सट्रीम दोनों न देखते हुए हम ये समझ सकते हैं कि समाज में अलग अलग तबकों की अलग अलग विशेषताएं होती हैं। तो जब महिलाओं में ये विशेषता है तो जिन्हें भी प्राकृतिक विनाश, बर्बादी और सर्वाधिक दोहन के साथ विकास को आगे बढ़ाने की बात पर आपत्ति है, जिन्हें भी इसके बारे में संवेदना है, जिनको इसे रोकना है और विकल्प को एक समाज में स्थान देना है, उन सब ने ये स्त्रीवादी नजरिए का पर गहरा विचार करने की जरूरत है और केवल विचार नहीं तो कृति कार्यक्रम भी। इसलिए अर्थात महिलाओं को एकत्रित करना और उनको सहभाग का स्थान, अवकाश ज्यादा देना, ये तो है ही, पर साथ साथ उस नजरिए को वो आग्रह से रख पाए और पुरुष प्रधान व्यवस्था के इस मुद्दे पर हावी होने का विरोध कर पाए, एक प्रतिरोध कर पाए, ये भी देखना जरूरी है। जब सीधा सरल आक्रमण होता है परिवारों पर तो महिलाएं उठती है, पहले पुरुष दबाने की कोशिश करती है, हमारा ये अनुभव है। लेकिन जैसे पुरुषों को भी समझता है कि अब अपने परिवार पर, अपने समाज पर आने वाला आक्रमण रोकने के लिए मेरी बीबी ने बाहर आना जरूरी है, वो अगर सामने रहती है तो 10 महिलाएं 1000 पुरुषों का या 500 पुरुषों का प्रभाव डाल सकती है। और जब इससे सरकार झुकती है या इससे कुछ नीति नियमों में बदलाव आ सकता है तो क्यों न महिलाओं को स्थान दे दे। तो एक ढाल के रूप में भी संघर्ष में कभी उपयोग करने पर पुरुष तैयार होते हैं तो भी महिलाओं को एक अवकाश मिल जाता है। पर एक बार अवकाश मिल गया कि वो तमाम बंधन तोड़कर सामने आती है, जैसे वो गीत है ना, तोड़ तोड़ के बंधनों को देखो महिला आई है, आएगी जुल्म मिटाएगी, वो नया जमाना लाएगी। हर महिला दिवस पर ही नहीं, हर महिला आंदोलन में और महिला शक्ति के साथ चलने वाले आंदोलन में इस गीत को दोहराया जाता है, क्योंकि एक बार महिलाएं जब सामने आती है तब वो एक बंधन तोड़कर ही आती है और फिर वो एक मुक्त रूप से अपने वक्तव्य, अपनी प्रतिक्रियाएं और अपने नजरिए को भी सामने रखना सीखती है और वो बहुत प्रभावी होती है। जब हमारी सनोबर भी मंसूरी बोलती है तो नहीं केवल इसलिए कि वो शेर शायरी के साथ बोलती है, पर उसकी जो एक परिभाषा होती है हर चीज की, या इडियम्स का, जिन इडियम्स का वो उपयोग करती है, वो कई प्रकार के माध्यमों में उपयोग करने वाली भाषा से अलग होती है और उसका प्रभाव बहुत आता है। 4 जजेस नर्मदा घाटी में आए थे और 7-8 हजार में 3-4 हजार महिलाएं, ऐसा एक पीपल्स ट्राइब्यूनल का कार्यक्रम हुआ था। तो मुझे याद है कि जस्टिस जैन साहब, जस्टिस ज्ञानी, जस्टिस मोदी जी, जस्टिस दास, इन सब के मन पर सबसे अधिक असर डाला हमारी महिलाओं के वक्तव्यों से। शांताबाई यादव जब किसानी के बारे में बोलती है, उसमें महिलाओं का योगदान और किसान का जो आज नुकसान हो रहा है उसके पीछे के एक प्राकृतिक संसाधनों पर आघात जैसे कारण, तब एक दिल से बात उठती है और उसमें वो अपने बच्चों का असर, अपने समाज पर असर, अपनी सोच पर असर, सब कुछ लाकर रख देती है। तो वो एक जटिल जरूर वक्तव्य होता है, पर वो एक केवल भावना भरा नहीं होता है, उसमें सभी पहलुओं की सोच होकर वो एक सर्वंकष होता है। तो ये कॉम्प्रिहेंसिविटी इन थिंकिंग, ये भी एक महिला की विशेषता है। जीवटता तो है ही, इसीलिए कोई भी मुद्दा रखते समय अंतिम मंजिल तक पहुंचने का एक आत्मविश्वास महिला कोई भी व्यक्त करती है। पुरुषों में वो नहीं होता है, वो इफ एंड बट एंड व्यावहारिकता वगैरह तोलते रहते हैं। एक माँ अपने बच्चे के भविष्य की बात कभी भी निराशावादी रूप से रख नहीं सकती है, तो वो तो बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ उस पर दम भरती है और वो बहुत असर करती है। तो ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि एक बार महिलाओं को अवकाश मिला कि वो अवकाश व्याप्ति हासिल करती है और फिर पुरुषों को भी रोकना संभव नहीं होता है, सरकारों को तो नहीं।
मेरा भी जैसे अगर एक ऑल्टरनेट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट लाया जाए जिसमें वुमेन और नेचर को सेंटर मान के काम किया जाए, तो इसका बेसिक यूनिट क्या होना चाहिए कि हाउस होल्ड लेवल पे हो, कम्युनिटी लेवल पे हो, विलेज टाउन पे हो या ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू हो। तो अगर इस पे काम स्टार्ट किया जाए कि इसको सेंटर में रख के काम किया जाए, तो इसकी शुरुआत कैसे होनी चाहिए? आपने जो सवाल किया है कि शुरुआत कहाँ से हो, तो अर्थात शुरुआत छोटी से छोटी इकाई से ही होनी चाहिए। हो क्या रहा है कि कई बार आंदोलनों में भी इतना मैक्रो लेवल सवाल होता है कि ये छोटी इकाई का काम कम अधिक दुर्लक्षित होता है, उसके लिए समय नहीं मिलता, क्योंकि अगर तूफान आया है तो आप एक एक पौधे को बचाने में नहीं लग सकते हैं, उस प्रकार की बात होती है। और ये विकास की सुनामी तो सही में हाहाकार मचाई हुई है। कोस्टल एरियाज में मछुआरों के समाज उद्ध्वस्त हो रहे हैं, नदी घाटियों में नदी के किनारे सालों से नहीं पीढ़ियों से जीते आए हुए समाज, उनका विनाश हो रहा है। और नाम तो बहुत हो रहा है नदी का, नदी को इंसान मानने के कोर्ट के फैसलों का, नदियों के आधार पर ही विकास करने का, लेकिन प्रत्यक्ष में नदी घाटी में नदी की प्रकृति, नदी के साथ जुड़ा हुआ जंगल और हरा आच्छादन, नदी के साथ जुड़ी हुई रेत, नदी के साथ सिंचित खेती और वहां बैठे हुए समाज, इन सबको खत्म करके नदी को एक वस्तु रूपी साधन के रूप में इस्तेमाल करने पर राजनेता तुले हैं। और वही राजनेता नाम नदी का लेते हैं, चाहे वो गंगा का हो चाहे वो नर्मदा का हो। और नमामि देवी गंगे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी ब्रह्मपुत्रे, ये सब अब उनके राजनीति के तंत्र मंत्र बने हैं। तो इसलिए सच क्या और झूठ क्या वो समझने के पार बात जा चुकी है। शोषक कौन, भक्षक कौन और रक्षक कौन, इसके बीच की जो एक दूरी है और एक समझने की बात है, फर्क इसमें का, वो नहीं समझ रहे लोग। तो महिलाओं ने आगे आकर अगर इसको सामने रखना है, जिस पर समाज का विश्वास बैठेगा, और ज्यादा बैठता है जब महिला बोलती है, ये हमारा अनुभव भी है, तो फिर गांव गांव की महिलाओं को अपने गांव के संसाधनों को नए सिरे से समझना, जो उनका रिश्ता है, पर रिश्ता और कुछ चीजों में प्रतिबिंबित होना चाहिए, ऐसे कार्यक्रम ले सकते हैं। जैसे संसाधन नापने के कार्यक्रम, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभी महिलाओं को पैरामेडिकल वर्कर्स जैसे बनाने की बात काफी रचनात्मक कार्य करने वाले संस्थाओं ने आगे बढ़ाई है। इस बातों को भी जो जल जंगल जमीन पर कार्य करने वाले आंदोलनकारी हैं, उन्होंने आगे बढ़ाना जरूरी है, ताकि महिला अपनी भूमि का महत्व समझ ही रही है, उसको और कैसे वो दर्शित करे, प्रदर्शित करे, इसकी भी थोड़ी सी शिक्षा उसको मिले, थोड़े टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स। जरूरी नहीं कि वो हाई फाई टेक्नोलॉजी हो, पर सादी सरल पानी को नापने की, जैसे हमने आदिवासियों में करके देखी प्रक्रिया, भूमि को नापने की प्रक्रिया, पर भूमि की मिट्टी का महत्व, रेत का महत्व, पेड़ों के जड़ों का महत्व, भूजल का महत्व, ये सब समझने की प्रक्रिया अधिक प्रबोधनकारी पद्धति से होनी चाहिए। और महिलाओं के साथ ये फेसलेस कम्युनिकेशंस आज तो ग्रामीण महिलाओं के काम ज्यादा नहीं आ सकते हैं, उसमें फेस टू फेस कम्युनिकेशन आज भी अधिक प्रभावी है महिलाओं के साथ, ये हमारा अनुभव है। इसलिए जरूरी है कि छोटी इकाई के स्तर पर गहरा कार्य हो। और अगर जैसे शराबबंदी अब मुद्दा बना है, अब लोग मान रहे हैं कि शराबबंदी महिलाएं करती है, महिलाएं ही दारू की दुकान पर जाती है, चाहे वो तोड़ती है चाहे वो वहां बैठती है, पुरुष इसमें अगुवाई में नहीं है क्योंकि वो ज्यादा भुगत रही है। इन प्राकृतिक संसाधनों का विनाश भी और उससे होने वाला विस्थापन या वंचना भी, शोषण भी महिलाएं ज्यादा भुगत रही है। तो महिलाओं को इस मुद्दे पर भी अब एक अहम स्थान देना संभव है, जिसमें संघर्ष में भी और रचना में भी, दोनों में एक संतुलन अगर कार्यक्रमों के और रणनीति के आंकने में हर संगठन अगर करेगा तो एक नए मॉडल्स तैयार होंगे। मॉडल शब्द पसंद इसलिए नहीं करती क्योंकि हर जगह की अपनी विशेषता होती है, पर हम कोई किसी के मास्क नहीं लगाते, ऐसे किसी एक मॉडल को सब जगह ठप्पा लगाकर नहीं अवलंबना चाहते हैं, लेकिन एक एक नमूने बनेंगे और उससे लोग प्रेरणा भी लेंगे, ज्ञान भी देंगे। और एक तकनीक कौन सी इस्तेमाल करनी चाहिए,
इसकी सोच भी आगे बढ़ा पाए। मेरा भी, जैसे हमने गांव की बात की, घाटी के गांव की बात की, सबकी की, वहाँ पे दिखता है एक जो एक्सप्लिसिट है महिला और प्रकृति का रिश्ता। पर क्या शहरों में भी इस बैलेंस को रीगेन किया जा सकता है, ये नेचर और वुमेन के बैलेंस को, और किस तरह से इस पे काम किया? आप शहर की बात पर अभी आते हैं। शहरों में एक तो संसाधनों का केवल खींच कर लाना होता है, वहाँ के पानी के या और खेती के संसाधन खत्म होने के साथ साथ शहरों का बसना हुआ है। वो उसका एक प्री कंडीशन या उसके पूर्व की स्टेज या दौर रहा है, तब जाके वहाँ शहर बनता है। जब नदी खत्म होती है, जंगल खत्म होते हैं, सब उजाड़ होता है, तो शहरों के लिए तो प्राकृतिक संसाधन बाहर से खींच के लाना, जिसके लिए बड़े बांध, बड़े माइक्रो लेवल प्रोजेक्ट्स, तो एक पैरासाइटिक एग्जिस्टेंस, एक बाणगुड़ी जीवन, जैसे किसी बड़े पेड़ पर एक आधी वेल चढ़ती है और वो पूरे अंदर का रस शोष कर ही जीती है, वैसे बन गई है शहरी व्यवस्था। और उनके संसाधन आज भी दूर दराज के हिंटरलैंड से, इर्द गिर्द के गांवों से आती है। तो ऐसी स्थिति में शहर के अंदर महिलाओं को क्या, पुरुषों को भी कहाँ तक प्राकृतिक निरंतरता के साथ जीना संभव है, ये सोचने की बात है। वो आसान नहीं है। एक तो इसलिए क्योंकि बाजार के लुभावने प्रयोग और प्रभाव दबाव, इसके सामने प्रकृति की बात करते रहना कठिन है, लेकिन जरूरी तो है, क्योंकि शहर का पानी भी शहर के नीचे अगर भूजल के बड़े बड़े सरोवरों में नहीं भरता गया, तो शहर के अंदर जो भी आप हैंडपंप्स चला रहे हैं वो चलेंगे ही नहीं। इस शहर में भी 50% तक, 25 से 50% तक जनता गरीब बस्तियों में है। आज मुंबई की 52% जनता गरीब बस्तियों में है। वहां जाकर आप देखिए, अंबुजवाड़ी एक स्लम है मालाड की, तो वहां भी छोटे छोटे हैंडपंप्स, छोटे छोटे कुएं लोगों ने किए, क्योंकि सरकार जिनको बख्शती नहीं, उनको कोई ना कोई स्वावलंबी तरीका निकालना पड़ता है। उनको भी ये चिंता है कि भूजल का क्या होगा, न केवल ग्रामीण क्षेत्र में, और वहां समुद्र किनारा नजदीक होते हुए सब खारा पानी घुस रहा है, तो उनको वो भी चिंता है कि उसको हम कैसे रोकें। तो प्रकृति का क्या हो रहा है, इसकी चिंता शहरों में भी है। न केवल पानी के बारे में, रास्तों में सब जमीनें जा रही है, तो घर के लिए जगह ही नहीं है। तो इसीलिए पूरे हाउसिंग राइट्स का सवाल, आवास के अधिकार का सवाल बिल्कुल ही नकारा जा रहा है। अब जमीन के उपयोग की नीति इसके पीछे है। 9% जमीन पर मुंबई के 52% जनता बैठी है। ये चित्र सामने लाकर जब जमीन के उपयोग की भी चिंता हो जाएगी, तो वो भी एक प्राकृतिक संसाधन है और उसका विचार इसमें सम्मिलित है। हमारी महिलाएं जब शहर में घर के अधिकार के लिए लड़ती है, तो वो निश्चित रूप से इस मुद्दे पर बोलती है। तो इसके आगे जाकर जो मध्यम वर्गीय या उच्च वर्गीय समाज है शहर के अंदर, उनको अब महसूस हो रही है बातें, क्योंकि वो बीमार पड़ रहे हैं, स्वास्थ्य खराब है, वो कितने भी 1000 रुपए देकर वीकेंड में शहर के बाहर ग्रामीण क्षेत्र में रहने के लिए जाए, वो पर्याप्त नहीं है। तो उनको बहुत सोचना पड़ रहा है। अपने अपनी बिल्डिंग और कोऑपरेटिव सोसाइटीज में ऊपर रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे करें, टेरेस गार्डनिंग कैसे करें, हमारा पूरा कंपाउंड एक बिल्डिंग के बाहर का, इसको कंक्रीट और सीमेंट के आच्छादन से न भरे, ताकि आंगन में गिरने वाला पानी थोड़ा तो नीचे समाये। तो इसमें भी जो पानी नहीं आता है, तो सबसे ज्यादा तकलीफ मध्यम या उच्च वर्ग में भी महिलाओं को होती है। तो उनको सामने लाना, वो गृहिणियां होगी तो वो एक अलग योगदान देती है, क्योंकि उसके पास थोड़ा लीजर टाइम हो सकता है, और वो अगर नौकरी करने वाली होगी तो उसको अलग समय देने के सुझाव करना चाहिए, क्योंकि उसके पास थोड़ा ज्ञान है, बाहर सरकार को सवाल करने की एक हिम्मत और क्षमता है। तो अलग अलग प्रकार का योगदान अलग अलग महिलाओं के तबके ने देना संभव है। पर जो गरीब महिलाओं में जो जिजीविषा है और जो एक हिम्मत है, वो अन्य क्लास वर्ग की महिलाओं में नहीं होती है, क्योंकि उनको
कुछ न कुछ खोना पड़ता है। जिनके पास खोने जैसा कुछ है नहीं, वो सरकार को बहुत ही ताकत से आड़े हाथ लेना संभव मानती है और करके दिखाती भी है। तो हर तबके की सोच होनी चाहिए महिलाओं के मोबिलाइजेशन में, और महिलाओं से कुछ बदलाव लाना। ग्रीन ड्वेलिंग्स का कॉन्सेप्ट सिर्फ मिडिल एंड हाई इनकम ग्रुप वाली कॉलोनीज में ही सक्सेसफुल हो सकता है, या फिर ग्रीन स्लम्स का कॉन्सेप्ट भी एक रियलिटी हो सकता है? इनका जहाँ तक सवाल है, आप एक ग्रीन शब्द जोड़ने से सब कुछ बदलता नहीं। मैं कल आंध्र प्रदेश में थी, भीमवरम तालुका में, वेस्ट गोदावरी जिले में आनंदा फूड प्रोसेसिंग पार्क नाम की एक एक्वाकल्चर की बड़ी कंपनी है। सबसे ज्यादा महिलाएं लड़ रही है क्योंकि उनकी खेती खराब हो गई, उनका नाले का और कैनॉल का भी पानी में प्रदूषण आया। एक गांव में नल्लावरी थुट्टा करके उसमें तो 5 लोगों की मौत हो गई। अब टुंडेरू गांव में भी वो प्रोजेक्ट आ रहा है। तो जब महिलाएं महिला दिन मनाते हुए भी उस कंपनी का विरोध करने गई, तो भी कंपनी ने उनको रोका और 55 दिन महिलाएं अंदर जाके आई। लेकिन महिलाओं को इतनी समझ इसकी हुई है कि वो पुरुषों को पैसे लेकर अपनी जमीन बेचने से भी रोक रही है। तो ये जो एक महिला की ताकत है, एक पूंजी और बाजार को चुनौती देने की, उसका उपयोग भी करना इसीलिए जरूरी है क्योंकि आप कितना भी संगठित शक्ति खड़ी करें, पुरुष प्रधान व्यवस्था और पुरुषों की प्रधानता उस पूंजी के लालच में वहां बढ़ती है। और फिर वो आदिवासियों में नहीं होता है, बहुत ही कम होता है, दलितों में भी बहुत कम होता है, पर ज्यादा बड़े किसानों में, मझोले किसानों में होता है। अर्बन शहरी परिवेश में भी जो नौकरी करते हैं उनको ही पैसे की लालच ज्यादा होती है। जिन्होंने पैसे को चाटकर देखा है, उसकी टेस्ट ली है, वही जानते हैं पैसे की टेस्ट। इसीलिए जान देंगे पर जमीन नहीं देंगे वाले लोग शहरी गरीब से गरीबों में होते हैं और ग्रामीण आदिवासी क्षेत्रों में या अन्य प्रकृति पर जीने वाले समाजों में सीधे प्रकृति पर जीने वाले लोगों में होते हैं। उनकी डीमोनेटाइज्ड या कैशलेस इकोनॉमी पहले से है ही, और इसलिए उस इकोनॉमी के तहत जीना उनको बिल्कुल आसान लगता है, संभव लगता है। दूसरे प्रकार के अर्थव्यवस्था की लालच कम होती है और इसमें अर्थात महिलाओं का बाहर के इस प्रकार के अर्थव्यवस्था से जुड़ाव कम होने के कारण इस वैकल्पिक अर्थव्यवस्था से जुड़ाव ज्यादा होता है। इसका उपयोग करना कार्यक्रमों में हम कैसे ढालते हैं, ये सब मुद्दे उस पर निर्भर है। आप महिलाओं से पेड़ पौधे लगाओगे तो पेड़ पौधों की रक्षा करने वाली भी वो माता होने की ज्यादा संभावना होती है, अन्यथा सर्वाइवल रेट्स ही नहीं है प्लांटेशन के प्रोजेक्ट्स में। आप नदियों की पूजा करने वाली महिला को ही नदी के प्रदूषण को कैसे जानना, समझना और वो किस कारण होता है, इसकी बात वहां तक पहुंचाओगे तो वो नदी बचाने के लिए संघर्ष में भी अधिक आगे आएगी। हमने देखा है कि इन मुद्दों पर इसीलिए महिलाएं भर भर के निकलती हैं और पैसे के पीछे महिला खातेदार नहीं लगती है। जब उसके जमीन का पैसे पे परावर्तन करके सरकार ने देना चाहा तो भी, तो एक जीवटता भी बहुत बड़ा काम। वुमेन और नेचर का इक्वेशन है, अगर इस पे काम किया जाता है तो इसमें पुरुषों का क्या रोल है? पुरुष भी तो समाज का हिस्सा है, इसलिए उनको पूर्ण रूप से नकार कर केवल महिला एक महिला करेंगे तो महिला भी कभी पुरुष प्रधान थे जैसी महिला प्रधानता के कारण निरंतरता और प्रेम करुणा इन भावनाओं को भूल जा सकती है। तो इसलिए वो नहीं होना चाहिए और एक प्रकार से पुरुषों को भी एक साथ में लेने की कोशिश महिलाओं ने करनी चाहिए। जिस परिवार में स्त्री और पुरुष दोनों रहते हैं, और आज भी परिवार एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था दुनिया के बहुत बड़े क्षेत्र में है ही, तो उसको आप नकार नहीं सकते हैं। तो उसमें ये स्त्री पुरुष का रिश्ता बना के रखते हुए महिलाओं का योगदान अगर होता है तो वो एक पूरक बात होती है। अगर परिवार में उसको केवल नीचे खींचने का, उसको आगे न जाने देने का, उसके नजरिए को नकारने का काम होता रहता है तो एक हद के आगे वो महिला भी एक बाजू अपने परिवार की जिम्मेदारी जो उसके एक
प्रेम, करुणा और एक मातृत्व की भावना से ही निकलती है, केवल किसी ने थोपी है इसलिए नहीं, उसको निभाना। और दूसरी बाजू ये व्यापक सामाजिक दायरे में भूमिका निभाना, ये दोनों करने में समर्थ नहीं रह सकती है, वो थक जाती है इससे, और फिर या तो ये छोड़ती है या तो वो छोड़ती है। तो इसलिए ये पूरकता जो है महिला की ही दो प्रकार की भूमिकाओं में, परिवार के प्रति और समाज के प्रति, उसको अगर बना के रखना है तो पुरुष का सहभाग जरूरी है। दूसरा कि आज तो पूरी व्यवस्था हमने तोड़ी नहीं है, पुरुष प्रधान व्यवस्था जिसको हम कहते हैं, तो वो बनी होते हुए हम लोग अगर उसमें थोड़ी घुसपैठ नहीं करेंगे तो हम केवल महिलाएं हारी जाएंगी। किसी भी व्यवस्था से आप अगर चुनौती लेते हैं या उसे देते हैं तो उस व्यवस्था के अंदरूनी गलियारों में घुसना पड़ता ही है। तो उस प्रकार से भी आप देखोगे तो कुछ पुरुषों को साथ लेना एक केवल टैक्टिक या स्ट्रैटेजी के रूप में नहीं, पर एक कार्य की एक पूर्व शर्त के रूप में जरूरी है उनको साथ लेना। तीसरी बात है कि अगर स्त्रीवादी नजरिए को आगे बढ़ाना है तो पुरुषवादी नजरिए को कम करता जाना है। और वो काम क्या स्त्री हिंसा के साथ करेगी, क्या केवल उसकी तोड़फोड़ के साथ करेगी? वो प्रबोधन के साथ, प्रशिक्षण के साथ ही होना है। तो जैसे परिवार में माँ अपने बच्चों में, बेटों को जो शिक्षा देगी वो आगे पुरुषों के स्तर पर भी बदलाव लाएगी। बेटियों को जो शिक्षा देगी वो बेटी को स्वतंत्रता और स्वावलंबन की भावना निर्माण करते हुए जीने के लिए सहारा बनेगी। वैसे ही महिलाएं जो व्यापक समाज में प्रबोधनकारी, प्रशिक्षणकारी योगदान देगी, अपने कृति कार्य से भी देगी और अपने रिश्ते नातों से भी देगी और अपने संवाद से, डिस्कोर्स से भी देगी, वो पुरुषों पर असर डालेगा। तो वो जो विरोधी प्रक्रिया चलेगी, जो विवादास्पद या संघर्षात्मक रूप ही लेते रहेगी, उसका एक कम ताकत बनती जाएगी, उसकी शक्ति कम होती जाएगी। तो महिलाओं को आगे बढ़ना ज्यादा संभव होगा। जो अवरोध है उस अवरोध को दूर करना भी अलग अलग प्रकार से होता है। महिला उसके माध्यम बने और हिंसा का आधार न लेते हुए एक अहिंसक, सत्याग्रही, संवादहीन न बनते हुए प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते। थैंक यू दीदी।